दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बहुत सारी पोजीशंस जो हैं अप्रेंटिसेस की निकाली हैं। 473 पोजीशंस हैं, 473 पोजीशंस हैं और ये सारी की सारी पोजीशंस पूरे देश भर में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और जो स्टेट्स इसमें कवर्ड हैं वो वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सारी की सारी स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। और इसके अलावा जो इसमें ट्रेड्स हैं वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे के सारे ट्रेड्स इसमें सम्मिलित हैं। तो भाई ये पोजीशंस कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी और अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप कैसे रहेगा, किस पोर्टल पे जाना है, क्या एप्लीकेशन फिल करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लास्ट डेट है इसकी 1 फरवरी, 1 फरवरी लास्ट डेट होने वाली है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा और इसमें टेंटेटिवली आपको जो स्टाइपेंड है वो कितना मिल सकता है वो भी बताने की कोशिश करूंगा किसी चीज़ से रिलेट करके। लेकिन इसमें आप बने रहिए और ये सुंदर अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अप्रेंटिसेस में काम करना चाहते हैं, बहुत सारी स्टेट्स में आई हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पाइपलाइंस की ये पोजीशंस हैं। तो वीडियो में चल के देखते हैं कि कहाँ एडवर्टाइजमेंट मिलेगी और क्या डिटेल्स कहती हैं एडवर्टाइजमेंट की। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइंस डिवीजन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, बहुत बड़ी कंपनी है भारत सरकार की। और इसका नोटिफिकेशन जो आया है अप्रेंटिसेस के लिए, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 12 जनवरी को नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ और 12 जनवरी को ही एप्लीकेशन लेना इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन लास्ट डेट जो ध्यान में रखने वाली है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो है 1 फरवरी 2024। 1 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और जो भी आपकी एलिजिबिलिटीज़ होंगी, किस तारीख को आप एलिजिबल होंगे तो, और डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, तो वो कट ऑफ डेट है 12 जनवरी 2024। तो जिस डेट में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया 12 जनवरी 2024 को ही कट ऑफ डेट है सारी एलिजिबिलिटीज़ चेक करने की। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन आपकी 1 फरवरी 2024 है। इस चीज़ को आप लॉक कर लीजिए, इस इंफॉर्मेशन को आप देख लीजिए। 5 रीजन्स में ये सिलेक्शन होने वाला है। एक है ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस, नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस, साउदर्न रीजन पाइपलाइंस, सदर्न रीजन पाइपलाइंस लिमिटेड और वेस्टर्न रीजन पाइपलाइंस। तो ये सारी की सारी साउथ ईस्ट और सदर्न रीजन दोनों अलग अलग हैं और 473 अप्रेंटिसेस की पोजीशंस हैं। कैसे लोकेशन होगी और क्या नंबर ऑफ सीट्स है, क्या इसका रिजर्वेशन रहेगा, उसको एक बार जरा देख लीजिए ताकि आपको अंदाज हो जाए। सबसे पहले ईस्टर्न रीजन से शुरू करते हैं। तो ईस्टर्न रीजन में सबसे पहला है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोजीशन है। कुल मिला के 44 इसमें सीट्स आई हैं, जिसमें से 8 SC की हैं, 1 ST की है, 8 OBC की हैं और 24 अनरिजर्व्ड हैं। तो ये जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की भी 2 हैं इसमें। तो कुल मिला के 44 पोजीशंस हैं, टोटल सीट्स इसमें 44 हैं वेस्ट बंगाल के लिए। आगे बढ़ते हैं तो बिहार के लिए सीट्स आई हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंट्स फाइनेंस और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें आई हैं 36 पोजीशंस, कुल 36 सीट्स आई हैं बिहार के लिए। फिर ईस्टर्न रीजन में असम में आई हैं आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंट्स फाइनेंस की 28 सीट्स इसमें आई हैं असम में, जिसमें से कि एक अनरिजर्व्ड है और 18 इसमें हमारे पास 18 अनरिजर्व्ड हैं और एक SC की है और 2 ST की हैं, 6 OBC की हैं। इस टाइप से इसमें रिजर्वेशन है, ये आप डिटेल में देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में जाकर। उत्तर प्रदेश में जो आई हैं वो हैं हमारे पास टोटल 18 और टोटल 18 में से 3 SC की हैं और 4 OBC की हैं और 10 टोटल कुल मिला के हैं। और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और T&I की ही इसमें सीट्स आई है। तो ये है सारी की सारी हमारी ईस्टर्न रीजन की जो आई हैं। ईस्टर्न रीजन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं नॉर्दर्न रीजन में। तो नॉर्दर्न रीजन में आई हैं, हरियाणा में आई हैं आपके पास 43 टोटल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की आई है। 43 टोटल हैं, 7 उसमें से SC की हैं और 11 OBC की हैं और 21 अनरिजर्व्ड हैं। पंजाब में अगर देखेंगे तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I की हैं, 12 इसमें कुल सीट्स हैं, जिसमें से कि 6 अनरिजर्व्ड हैं। दिल्ली में अगर देखते हैं तो दिल्ली में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स
और अकाउंट्स फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, और कुल मिला के 23 सीट्स इसमें आई हैं। 13 इसमें से अनरिजर्व्ड हैं, बाकी रिजर्वेशन रोस्टर के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। और इसी रीजन में जो उत्तर प्रदेश आएगा उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और T&I की फिर दोबारा से 27 आई हैं, जिसमें से कि 13 आपकी अनरिजर्व्ड हैं। उत्तराखंड में अगर देखते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I की हैं, इसमें कुल 6 हैं और 6 में से 3 अनरिजर्व्ड हैं। राजस्थान में अगर देखते हैं तो राजस्थान में कुल 3 ही हैं और तीनों अनरिजर्व्ड हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर देखते हैं यहाँ पे भी 3 हैं और तीनों अनरिजर्व्ड। तो ये सारी की सारी जो सीट्स हैं ये हमारे पास अलग अलग स्टेट्स में आई हैं। इन सीट्स को आप देख सकते हैं और इन अप्रेंटिसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है साउथ ईस्ट रीजन। साउथ ईस्ट रीजन जो है जिसमें कि सबसे पहले उड़ीसा आता है। तो उड़ीसा में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की हैं। कुल मिला के 38 सीट्स हैं, जिसमें से कि 24 रिजर्व्ड ओपन हैं, जो अनरिजर्व्ड हैं। 4 SC की हैं, 5 ST की हैं, 3 OBC की हैं, 2 EWS की हैं। तो इस टाइप से इसमें ब्रेकअप इसमें दिया है। छत्तीसगढ़ में आई हैं 6 टोटल और 6 में से 5 अनरिजर्व्ड हैं, 1 रिजर्व्ड है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और T&I की है। फिर साउथ ईस्ट में झारखंड है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और T&I की है। इनके पास भी 3 सीट्स आई है, इसमें तीनों अनरिजर्व्ड हैं। आंध्र प्रदेश में अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ 13 है और 13 में से 9 अनरिजर्व्ड हैं और 4 आपकी रिजर्व्ड हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I और ह्यूमन रिसोर्स की सीट्स हैं इसमें, इसको आप देख सकते हैं। चलते हैं सदर्न रीजन में और साउथ में जाके सबसे पहले तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में आई हैं 33 में से 17 अनरिजर्व्ड हैं और बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। कर्नाटका में अगर देखते हैं तो वहाँ 6 हैं, 6 में से 3 अनरिजर्व्ड हैं और बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड। वेस्टर्न रीजन में अगर देखेंगे तो सबसे पहले आता है गुजरात। तो गुजरात में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर डोमेस्टिक, कुल मिला के 88 आई हैं और 88 में से 38 जो हैं वो अनरिजर्व्ड हैं और बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं। राजस्थान में अगर देखते हैं तो 43 आई हैं, 43 आई हैं, जिसमें से 18 अनरिजर्व्ड हैं और वेस्टर्न रीजन में, और 7 आपकी SC की हैं और 6 आपकी ST की हैं, 8 OBC की हैं, 4 EWS की है। कुल मिला के 18 अनरिजर्व्ड हैं और टोटल 43 हैं राजस्थान में। तो भाई ये सारी की सारी अगर हम लोग पोजीशंस देखते हैं अप्रेंटिसेस की, 473 पोजीशंस हैं टोटल, जिसमें से 60 SC की हैं, 29 ST की हैं, 95 OBC की हैं, 38 EWS की हैं और 251 हमारी अनरिजर्व्ड, 251 43 में से अनरिजर्व्ड हैं। और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी 20 पोजीशंस हैं। तो ये सारा का सारा रिजर्वेशन रोस्टर आप इसमें देख सकते हैं और नंबर ऑफ सीट्स भी आप देख सकते हैं। तो आपके जो भी जहां आप रहते हैं उसके आसपास के एरिया में, उसके आसपास के स्टेट में जो भी चीज़ें हैं, जो भी सीट्स हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस अप्रेंटिसेस के लिए एलिजिबल हैं। और डिसिप्लिन्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, सारे के सारे बहुत काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स इसमें लिखे हैं। अब आते हैं कि और इसमें क्या कंडीशंस हैं और इसमें क्या चीज़ें हैं देखने वाली, वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं, एक नज़र मार लेते हैं और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट चाहिए होंगे और क्या इसकी दूसरी कंडीशंस है, और फिर लास्ट में ये भी बताऊंगा कि स्टाइपेंड कितना आपको मिलेगा। तो आप देखते रहिए। अब नंबर ऑफ सीट्स मेंशन्ड है वो चेंज भी हो सकती हैं, ये इसमें लिखा है और ऑनलाइन पोर्टल पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। लेकिन 12 जनवरी को पोर्टल खुल चुका है और 1 फरवरी तक खुला रहेगा, तो इस डेट को आप नोट कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरीज हैं उसमें लिखा है कि कौन कौन सी कैटेगरीज में बेंचमार्क डिसेबिलिटी को कंसिडर किया जाएगा, वो सारा डिटेल्स इसमें मेंशन्ड है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी, तो विजन वाले हैं इसमें और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो कंडीशंस है वो भी मेंशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो क्वालिफिकेशन और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। तो भाई जो टेक्निकल अप्रेंटिसेस हैं उनके लिए सबसे पहले देखते हैं। अगर मैकेनिकल है, टेक्निकल अप्रेंटिसेस मैकेनिकल में अगर देखेंगे तो इसमें इन्होंने 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, और या फिर आपके पास 2 साल का जो डिप्लोमा है और लेटरल एंट्री ITI के थ्रू जो करते हैं, तो 10+2 या ITI के बाद जो लेटरल एंट्री होती है तो उसमें 2 साल का डिप्लोमा अगर होगा तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। वैसे ही टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले इस ट्रेड के लोग एलिजिबल होंगे जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा होगा। लेकिन जो लेटरल एंट्री वाले हैं ITI वाले, तो वो 2 साल का डिप्लोमा होगा, वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे।
फिर आता है टेक्निकल अप्रेंटिस T&I, जो टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, T&I टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो उसमें भाई साहब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे डिसिप्लिन हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। इनके लिए भी कंडीशन 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका इन सब ट्रेड्स में, या फिर लेटरल एंट्री के थ्रू ITI प्लस 2 साल का डिप्लोमा। चौथा जो कैटेगरी आती है वो है ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स वाला ट्रेड अप्रेंटिस। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? उसके लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर अकाउंटेंट के लिए क्या है? ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए आपके पास फिर दोबारा से कोई ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में अगर आप ग्रेजुएट डिग्री है तो आप अकाउंट्स के अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल रहेंगे। और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो फ्रेशर है तो उसके लिए आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, लेकिन आप ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए, तभी आपको माना जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और फिर आता है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिनके पास स्किल सर्टिफिकेट है, तो इसमें 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का, कि भाई आपने नेशनल जो स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के अंडर आपने जो 1 साल का सर्टिफिकेट है वो आपके पास रहना चाहिए। तो ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन है, इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपका एलिजिबिलिटी आप अपनी चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से अप्लाई करिए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपकी एज होनी चाहिए आपकी 18 साल से 24 साल के बीच में। और कट ऑफ डेट का ध्यान रखिएगा, एज के लिए है 12 जनवरी 2024 की कट ऑफ डेट है। तो 12 जनवरी 2024 जिस डेट में ये एप्लीकेशन पोर्टल खुला है वो ही इसकी कट ऑफ डेट मानी जाएगी। तो 18 से 24 साल के बीच में आप इसमें होने चाहिए। अप्रेंटिसशिप की ड्यूरेशन जो है आपकी होने वाली है 12 महीने, यानी 1 साल। 1 साल के लिए आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे और 1 साल की ड्यूरेशन इसमें होने वाली है। स्टाइपेंड इसमें अलग से नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि द रेट ऑफ स्टाइपेंड पेबल टू द अप्रेंटिसेस पर मंथ शैल बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंडर जो लिखा है वो प्रिस्क्राइब्ड होगा। लेकिन मैं आपको लास्ट में वीडियो के बताने की कोशिश करूंगा कि कितना अंदाज़न होता है, और हम किसी सोर्स से उसको देखेंगे कि जो IOCL वाले हैं वो कितना आपको स्टाइपेंड देते हैं नॉर्मली, जबकि इस एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा है वो, तो अंदाज़ हमको लग जाएगा कि कितना मिलता है। वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा सही गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आइडिया के लिए आपको उससे लगेगा, तो आप इसमें देखते रहिए। फिर आता है कंसेशंस एंड रिलैक्सेशन। तो भाई जो SC/ST के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज में कंसेशन मिल सकता है, रिलैक्सेशन मिल सकता है। OBC के कैंडिडेट्स को 3 साल का मिल सकता है, तो ये लिखा है इसमें। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों को 10 साल का एज में कंसेशन रिलैक्सेशन मिल सकता है। ये सारी की सारी कंडीशंस इसमें मेंशन्ड हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब आता है कि इसमें सिलेक्शन क्या होने वाला है। सिलेक्शन आपका होने वाला है रिटन टेस्ट, जिसमें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% होने चाहिए, और SC के लिए 5% रिलैक्स रहेंगे, और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 35% रहेंगे। तो SC और उसके लिए सिर्फ 35% आपको लेना होगा, और बाकियों के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। तो जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस जैसे मैंने बताया, एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ होगा, हर क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे, आपको 4 में से 1 को टिक करना होगा, और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का टेस्ट होगा, और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप सही आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, लेकिन कहीं अगर नहीं भी आता है तो आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग की चिंता नहीं। अब आता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनेगा, उसमें क्या सिलेबस रहेगा। जो टेक्निकल अप्रेंटिसेस हैं, टेक्निकल अप्रेंटिसेस के लिए हमारे पास जो सिलेबस है उसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं टोटल, और 75 क्वेश्चन आएंगे आपके जिस चीज़ में आपने डिप्लोमा किया है। मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल के आएंगे, इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल के आएंगे, और जो T&I वाले हैं उनको टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आएंगे। तो यही सब चीज़ आपके ट्रेड के अनुसार क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे आपके ट्रेड के, और बाकी के जो 25 क्वेश्चन हैं वो आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इन सब चीज़ों के बाकी के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुल मिला के 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड के, और 25 क्वेश्चन आपके जो जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, इन सब चीज़ों के आएंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन। जो ट्रेड अप्रेंटिसेस हैं, तो ट्रेड अप्रेंटिसेस में 75 क्वेश्चन आएंगे कॉमर्स और फाइनेंस के,
क्योंकि उनका स्पेशलाइजेशन कॉमर्स फाइनेंस है, तो 75% क्वेश्चन जो है वो कॉमर्स फाइनेंस से आएंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इन सब चीज़ों की। वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स वालों को 100 क्वेश्चन आएंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इनके स्पेशलाइज्ड एरिया कोई नहीं है, इसलिए 100 के 100 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग के जाएंगे। फिर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनकी भी जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो भी जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये सब रहेंगे और लगभग 12वीं क्लास के लेवल तक के ये क्वेश्चंस रहते हैं सब में। रिटन एग्जाम जो होगा वो 120 मिनट यानी 2 घंटे का होने वाला है और आप दोनों में से चॉइस कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। सो यू कैन चूज एज पर योर चॉइस एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन विल बी 40%। जैसा मैंने आपको बताया, 40% आपको क्वालिफाई करने के लिए स्कोर करना होगा और उसके बाद फिर मेरिट बनेगी। और 5% एससी के लिए और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रिलैक्स किया जा सकता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप 40% मार्क्स इसमें सिक्योर करें। अब फिर आता है कि जो अनफिल्ड सीट्स बच जाती हैं उसके लिए कुछ नियम इन्होंने लिखा है कि क्या नियम रहेगा, इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अप्लाई कैसे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अप्लाई कैसे करें। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहेगा, ये भी सब चीज़ इसमें लिखा है, कौन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देगा, ये सब चीज़ मेंशन्ड है। कट ऑफ डेट का आप ध्यान रखिए, जनरल कंडीशंस में लिखा है कट ऑफ डेट फॉर एज क्वालिफिकेशन शैल बी 12 जनवरी। तो आपका एज भी 12 जनवरी में देखा जाएगा और क्वालिफिकेशन भी आपका 12 जनवरी में देखा जाएगा। तो उसके हिसाब से आप अपना एलिजिबिलिटी को पहले चेक करिएगा, तब आप अप्लाई करिएगा। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा है और फिर आपको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी डिटेल्स इसमें मेंशन है। तो इसमें हमको अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो इसमें लिखा है कि जो ट्रेड अप्रेंटिसेस है उनको कैसे अप्लाई करना है और जो टेक्निकल अप्रेंटिसेस है उनको कैसे अप्लाई करना है। तो इसमें हम लोग चल के देखते हैं, करके देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे होने वाला है। तो मैं आपको पोर्टल पे ले चलता हूं जहां से आप अप्लाई करेंगे। पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए और उसके बाद फिर अप्लाई कैसे करना है ये। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये जो लिंक है इस पर क्लिक करना होगा, पोर्टल mhrdnats.gov.in बोट वाले जो पोर्टल है उस पर आप जाएंगे। तो बोट वाले पोर्टल पे जाने के लिए या तो आप इसी लिंक से क्लिक करके जा सकते हैं। तो हम लोग नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के पोर्टल पे पहुंच गए और या फिर हम लोग गूगल में जाके NATS बोट भी हम लोग कर सकते हैं, तो भी हम उसी पोर्टल पे जाके पहुंचेंगे। तो दोनों ही तरीके से हम इस पोर्टल पे पहुंचना है हमको, चाहे इस लिंक पे क्लिक करके या फिर जैसे मैंने आपको बताया NATS BOAT अगर आप टाइप करेंगे गूगल में और सर्च करेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे हम लोग ये है NATS BOAT इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के पोर्टल पे पहुँच जाएंगे और ये वो पोर्टल है। अब इस पोर्टल पे जैसे ही आप पहुँचते हैं तो क्योंकि अगर आप नए कैंडिडेट हैं, आपने पहले अप्रेंटिस के लिए नहीं रजिस्टर किया है इस पोर्टल पे, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ नीचे आप देखिए रजिस्टर हेयर लिखा है, न्यू यूजर रजिस्टर हेयर। पुराने हैं तो आपके पास लॉगिन होगा, आप लॉगिन कर पाएंगे, लेकिन न्यू यूजर रजिस्टर हेयर लिखा है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये खुल जाता है। यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट क्लिक करिए। पहले स्टूडेंट क्लिक करेंगे तो फिर ये जो क्लिक हेयर वाला है, नेविगेट टू पोर्टल टू, यहाँ पे आप जाएंगे। अब आप इस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। तो एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि करना क्या है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, रजिस्टर हेयर पे जाएंगे। तो रजिस्टर हेयर पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये खुलेगा। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करिए कि मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट में सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद ये बोलता है डियर यूजर, ग्रीटिंग फ्रॉम NATS मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ NATS 2, यानी दूसरा पोर्टल इन्होंने बना दिया। अब यहाँ पे लिख रहा है क्लिक हेयर टू नेविगेट टू NATS 2। तो यहाँ पे हम क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमको दूसरे पोर्टल पे जाना है। अब हमने क्लिक कर दिया, अब हम नए पोर्टल पे पहुंच गए। ये हमारा नया पोर्टल है जहाँ पे हम लोग अपना रजिस्टर करेंगे। अब इसमें सबसे पहले लिखा है एनरोल स्टूडेंट। तो एनरोल स्टूडेंट पे क्लिक करने से पहले आप नीचे देख लीजिए कि इसमें क्या लिखा है। इसमें आपको चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड आपका लगेगा, आधार कार्ड आपके पास है? हाँ है। वैलिड ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप बना लीजिए एक वैलिड ईमेल। वैलिड मतलब जो चल रहा हो, जो चालू। तो वैलिड ईमेल आईडी आप बना लीजिए जिसका पासवर्ड आपको याद हो। फिर मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास
जेपीजी में स्कैन करके रखना पड़ेगा आपको पहले से। आधार आपके पास होना चाहिए जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो। बैंक खाते से जो लिंक है आधार कार्ड वो आपके पास होना चाहिए और फिर जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है, जो आपका डिप्लोमा का सर्टिफ़िकेट है, वो आपने स्कैन करके रखा होना चाहिए। और बैंक की जो फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक जहाँ पे आपका नाम और एड्रेस लिखा होगा, वो भी आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को आप वहाँ से निकाल लीजिए। लेटेस्ट जो स्टेटमेंट है पिछले महीने की या पिछले 3 महीने की, वो निकाल के आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं, तो आप इस पोर्टल पे जाके लिखेंगे, इसमें लिखा है डू यू हैव द अबव डाटा टू एनरोल? तो यहाँ पे आप येस में क्लिक करें। अब अगर नहीं है तो फिर तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं जो मैंने आपको कहा, तो आप इसमें येस में क्लिक करेंगे और येस में क्लिक करने के बाद अब आपके पास स्टूडेंट रजिस्टर खुल गया। यहाँ से आप अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे एनएटीएस पोर्टल पे। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एनएटीएस पोर्टल पे जाके क्लिक करेंगे और अब आप इन ड्रॉप डाउन मेन्यू से जाते रहेंगे। सबसे पहले लिखा है हैव यू अंडरटेकन प्रीवियस ट्रेनिंग एज़ अ पार्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम? तो यहाँ पे आप नो में क्लिक कर देंगे। उसके बाद लिखा है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर? तो ये आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर हैव यू पास्ड आउट द रेगुलर और पार्ट टाइम और डिस्टेंस? तो ये आपने पार्ट टाइम से पास किया है कि डिस्टेंस से पास किया है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आपका इसके एलिजिबिलिटी के हिसाब से होगा। आधार नंबर आप यहाँ टाइप करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। ये सारा का सारा फॉर्म आप अप्लाई करने के बाद, भरने के बाद और फिर आप नीचे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट में क्लिक कर देंगे तो आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास एक ओटीपी वैलिडेट करने के लिए आ सकता है ईमेल के थ्रू या फ़ोन नंबर पे, उसको आप वैलिडेट करके अब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आप जिस भी अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे जाके फिर आप लॉगिन के थ्रू जाएँगे। तो लॉगिन के थ्रू जाने के लिए यहाँ पे जैसे अब आ गया। अब यहाँ पे आपके पास क्योंकि आपने रजिस्टर कर दिया है, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर से या ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर सकते हैं और आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वो आप पासवर्ड यहाँ डालेंगे, ये कैप्चा कोड आप डालेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे और फिर पर्टिकुलर टाइप के अप्रेंटिसशिप के लिए आप उसमें अप्लाई कर पाएँगे। ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है ये जानना ज़रूरी है। इस टाइप से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप फिर हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इस तरीके से इसमें अप्लाई करिए। अब सवाल आता है कि कितना स्टाइपेंड मिलता है भाई? तो स्टाइपेंड का इन्होंने क्योंकि नहीं लिखा है इसमें, लेकिन आप सर्च करके ढूँढ सकते हैं IOCL अप्रेंटिस स्टाइपेंड। अगर हम लोग ये क्लिक करते हैं तो हमको इसमें देखने को मिलता है कि भाई 10,616 पर मंथ से लेके 11,750 पर मंथ तक इंडिया में IOCL अपना ट्रेड अप्रेंटिस एट IOCL को ये देता है, ट्रेड अप्रेंटिस। तो ये इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है और टेक्निकल अप्रेंटिस को कितना देता है? टेक्निकल अप्रेंटिसेस के लिए, तो टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए जो इसमें लिखा है कंस्ट्रक्शन एंड साइट इंजीनियर टेक्नीशियन अप्रेंटिस सैलरी 0 to 2 इयर्स, तो 1 लाख से 1.4 लाख 1.3 लाख पर ईयर से 2.1 लाख पर, यानी कि लगभग 10,000 से लेके और वही 15-18 हज़ार तक आपको ये डेफिनेटली इसमें स्टाइपेंड दे देंगे। इस टाइप से ये इंडिकेशन है। पर लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई क्लेम नहीं है, इस पे आप क्लेम नहीं कर सकते। ये जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है उसके हिसाब से ये आपको ट्रेंड्स बताते हैं। एग्जैक्टली कितना होगा वो जब आपको स्टाइपेंड जब आपको अपॉइंट किया जाएगा, एंगेज किया जाएगा एज एन अप्रेंटिस, तो उसमें सारी की सारी डिटेल्स मेंशन होंगी, कितनी छुट्टी होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी सब इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी रहेगी। और भी जो इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी उसके साथ मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत कुछ जानकारी आपको मिली होगी। 473 इसमें अप्रेंटिसेस की पोजीशन आई हैं, पूरी कंट्री में फैली हैं, सारे के सारे रीजन्स में। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, और IOCL एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार की बहुत बड़ी कंपनी है। तो भाई इसमें अप्रेंटिसशिप करके आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा डेफिनेटली होने वाला है, एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फिर फर्दर एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, और किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।